हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी रिवाइज। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द हिंदू रिवीजन। आई होप आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। आइए एक एक करके सारे टॉपिक मेरे साथ इसको रिवाइज करें और सोने से पहले एक बार आपकी मेमोरी को जो है जॉग किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ रिवर्स इन न्यूज़। सो जितनी भी रिवर्स हैं जो भी न्यूज़ में होंगी उनको एक एक करके मैं आपके साथ यहाँ पे उसको कवर करूँगा। ये छोटा सा स्निपेट था जहाँ पे गोदावरी रिवर के बारे में था, इसलिए आज के सेशन में मैं गोदावरी रिवर के बारे में डिस्कस करूँगा और हम इसको होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। चाहिए तो आप उसका इसका पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी फिर से इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओरिजिन कहाँ से होता है गोदावरी का? ये होता है त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, त्रिम्बकेश्वर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कौन सी फिजियोलॉजिकल फीचर है वहाँ पे? दैट इज़ दी वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट से गोदावरी का जो है ओरिजिन होता है त्रिम्बकेश्वर पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और दक्षिण गंगा है एंड इसलिए इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज़ गंगा, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं इसलिए इसका नाम है, इसलिए ये है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहाँ पे मैंने कोर्स के बारे में बात की है, दैट इज़ द यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड द ओल्ड स्टेज। रिवर के 3 स्टेज होते हैं और अपने गोदावरी हर एक स्टेज पे कौन कौन से फीचर्स बनाती है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटीज़ से होके गुजरती है, प्लस कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो स्टार्टिंग विद द यूथफुल स्टेज, रीजन कहाँ पे यूथफुल स्टेज फॉर्म होगा? ऑफ कोर्स एट द ओरिजिन, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स। नैरो वैलीज और रैपिड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। सिटीज कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ पे? नासिक पड़ता है और पैथान पड़ता है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी ज्वाइन करती है इसको? एक करती है धरना, एक करती है कदवा। तो ये आपको याद रखना है। मैच्योर स्टेज की अगर हम बात करें, मैच्योर स्टेज में जब ये गोदावरी आती है तो ये तेलंगाना रीजन पे आ जाती है एट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ से भी ये फ्लो करती है। क्या बनाएगी यहाँ पे? वैलीज बनाएगी, जेंटल स्लोप बनाएगी। तो मैच्योर स्टेज के अंदर इरोजन और डेपोजिशन दोनों एक्टिविटी का टेक प्लेस होगा। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है, प्रणहिता एक ट्रिब्यूटरी है और मंजीरा यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है। तो यूथफुल स्टेज पे 2 ट्रिब्यूटरीज थी, मैच्योर स्टेज पे यहाँ पे 3 ट्रिब्यूटरीज है। ओल्ड स्टेज की अगर हम बात करें, ओल्ड स्टेज में आते आते ये रिवर जो है वो तेलंगाना से जाते हुए आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। फीचर्स में ये प्लेन्स बनाएगी, मेंडर्स बनाएगी, डेल्टास वगैरह फॉर्मेशन होगा इसका। सिटीज़ कौन सी है? मेजर सिटी जहाँ से ये पास होती है दैट इज़ दी राजमुंड्राई। डेल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा एल दी बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अब ये ट्रिब्यूटरीज नहीं होगी, यहाँ पे इसके भी डिस्ट्रीब्यूटरीज होगी। आई होप आपको पता होगा जब डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ये रिवर है, सपोज दिस इज द माउंटेन और ये प्लेन है और यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे माउंटेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे सी है। तो रिवर यहाँ से आती है और ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है। पर जब ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी रिवर, ऐसे करके ही ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज और इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेगी? कोरिंगा बनेगी और वशिष्ठ गोदावरी बनेगी। ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में गोदावरी रिवर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो वी हैव दी पूर्णा, प्रणीता, इंद्रवती एंड सबरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, वी हैव दी मंजरी और मनहीर। और मेजर डैम्स, कौन कौन से मेजर डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं जो गोदावरी रिवर के ऊपर अभी लाई करते हैं? सबसे पहला है जयकवाड़ी डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र पे और गोदावरी रिवर के ऊपर ही है। फिर है हमारा श्री राम सागर डैम, ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में बना हुआ है। पोलावरम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इट इज़ अ मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। फिर आता है हमारे पास डोवेल्सवरम बराज, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, दैट इज राजमुंड्राई सिटी में। फिर कौन कौन से नेशनल पार्क है जो आपको पता होने चाहिए गोदावरी रिवर के ऊपर? सबसे पहले है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश पे है और गोदावरी इस नेशनल पार्क के बीच में से एक नेशनल पार्क से फ्लो होके जाती है। फिर हम आता है हमारा कवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है सिचुएटेड। और फिर आता है हमारा इंद्रवती नेशनल पार्क। इंद्रवती ये ट्रिब्यूटरी भी है यहाँ पे, ये याद रखना। इंद्रवती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये गोदावरी रिवर के ऊपर नहीं है, बट हाँ उसके ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखा, इस तरीके से आपको होलिस्टिकली कवर करना है। गोदावरी रिवर अगर न्यूज़ में है तो कहाँ से ओरिजिन हुई है,
कौन सी स्टेज पे क्या क्या फॉर्मेशन होगी, कौन सी सिटी से पास हो रही है, और कौन सी इसकी मेजर लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, डैम्स कौन कौन से हैं, और कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे सिचुएटेड है। किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आप हर एक रिवर जो न्यूज़ में है स्पेशली उसका अगर आप याद करके रिवाइज करके जाओगे, यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से रिवाइज कर लो मैप से। ये है हमारा त्रिम्बकेश्वर और ये है हमारा नासिक, दैट इज महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट यहाँ पे पड़ता है, ईस्टर्न घाट्स हमारे यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे क्या है, नीलगिरी है। इधर से ओरिजिनेट होती है, पैथान यहाँ पे आएगा, नंदेड़ से जाते हुए, बसेर से जाते हुए यहाँ पे देखोगे आंध्र प्रदेश में आती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगी, और ये रही इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, और यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करेगी एट द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ही रिवर का, गोदावरी रिवर का जो है माउथ होगा। ठीक है, this is something that you have to remember. Moving on to topic number 2, which is related to GS paper 3, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सी रिवर पे है ये? ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज पे लाई करता है। एक्चुअल देखा जाएगा तो काजीरंगा रिवर के ऊपर नहीं है, दिस इज एट द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स पे पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है ये। और क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ इट्स वन हॉर्न राइनोस। इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये पॉइंट जरूर याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स अ यूनेस्को साइट। अब क्यों था ये न्यूज में? बिकॉज ऑफ द 43 ग्रासलैंड स्पीशीज मिली है काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्या आपको 43 स्पीशीज याद रखनी है? बिल्कुल नहीं। कौन सी याद रखनी है? जो स्पेसिफिकली न्यूज में हाईलाइटेड थी। ठीक है, सबसे पहली स्पीशीज है दैट इज द बंगाल फ्लोरिकन। इस तरीके से दिखती है बंगाल फ्लोरिकन, लॉन्ग टेल है इसकी ब्लैक कलर की, और ये आप देख सकते हो इस तरीके से। इमेज को आप कैप्चर करने की कोशिश करो ताकि दिमाग में ये इमेज याद हो जाए। वीकली मंथली उसको अगर आप देखोगे तो यू कैन इजीली एबल टू रिमेंबर बाई बंगाल फ्लोरिकन। एक तो बर्ड की स्पीशीज है और कैसी बर्ड है, कैसे दिखती है, आपको याद रहेगा। और एंड इट इज़ ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज। सेकेंड हम बात करें फिन्स वीवर की, इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। दिस इज द फिन्स वीवर, येलो कलर की है। एंड वीवर से आपको याद रखोगे कि इट इज़ अ वाइटल इंडिकेटर फॉर ग्रासलैंड हेल्थ। क्यों? बिकॉज इट इज़ इंडल्ज इन वीविंग। जो आप वीविंग देखते हो, जो आप नेट्स देखते हो, जो काफ़ी सारे से नेट्स वीव करके जो बर्ड्स बनाती हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं। और ये किसी भी पेड़ पे आपको दिख जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, एंड इट इज़ एन इंडिकेटर स्पीशीज। तो फिन्स वीवर का आप खास ध्यान रखेंगे। एंडेंजर्ड है, ऊपर से इट इज़ ए वाइटल इंडिकेटर ऑफ द ग्रासलैंड हेल्थ। अगर आपको उस पर्टिकुलर काजीरंगा ग्रासलैंड की हेल्थ आपको अगर एसेस करनी है तो यू जस्ट हैव टू चेक फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, दैट इज द फिन्स वीवर। फिर तीसरी स्पीशीज न्यूज़ में थी, दैट इज द स्वाम्प ग्रास बैबलर। ठीक है, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये भी एक बर्ड है। इस तरीके से देखोगे छोटी सी स्पैरो टाइप लगती है, बट इट इज़ नॉट अ स्पैरो, छोटी सी है, स्पैरो टाइप जैसे वैसे दिखती है। ये ग्रे कलर की, ग्रे वाइट ब्लैक मिक्स है, दैट इज द स्वाम्प ग्रास बैबलर। ये 3 स्पीशीज आपको याद रखनी है। इतनी भी याद रख लोगे और रेगुलरली जो न्यूज़ में है उसको भी याद रख लोगे, गारंटी यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स 2026 के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 3, दैट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। और ये वाला जो टॉपिक है, क्यों न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बेशक पॉलिटी से है, बेशक ये पार्लियामेंट से है, बेशक ये लोकसभा से है, बट किसी भी लक्ष्मीकांत में, किसी भी बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, दैट आई गारंटी यू। ये है टॉपिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अटेंडेंस से रिलेटेड। ठीक है, नया अटेंडेंस सिस्टम लेके आया है और ये मल्टीमीडिया डिवाइस के थ्रू ये लिया जाएगा। अब ये बताओ ये कौन से बुक में आपको मिलने वाला है? सो दैट इज वाई दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडिंग माई रिविजन सेशंस। नाउ पहले क्या होता था, अटेंडेंस यूज टू मार्क ऑन द रजिस्टर इन द लॉबी। जो पार्लियामेंट है उसकी जो लॉबी होती है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो सेशंस है, जो रूम्स है वो बने होंगे, ये जो लॉबी होती है तुम्हारी, यहाँ पे रजिस्टर रखा जाएगा और यहाँ पे वो मार्क करते थे अपनी अटेंडेंस। ये जो पहले होता था। लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट सेशन में लास्ट ईयर क्या हुआ, ओम बिरला द रिस्पेक्टेड स्पीकर, उन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिया कि भाई तुमको अगर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है तो तुम डिजिटल पेन के थ्रू, टैबलेट पड़ा हुआ है लॉबी में, उधर से तुम मार्क कर सकते हो। ये एक ऑप्शन दिया था। प्रेजेंटली अभी क्या होगा, जो अटेंडेंस है ये किससे ली जाएगी, एमएमडी सिस्टम से ली जाएगी। जो एमएमडी सिस्टम है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, मल्टीमीडिया डिस्प्ले डिवाइस।
ठीक है। MMD इज नथिंग बट दी मल्टीमीडिया डिस्प्ले डिवाइस। ये स्लीक टर्मिनल पे लगा रहता है। स्लीक टर्मिनल क्या होता है आपने देखा होगा, ये देख रहे हो, ये टीवी जैसा बना है, टैबलेट्स यहाँ पड़े हैं, दिस इज दी स्लीक टर्मिनल। यहाँ पे टैबलेट्स भी रहता है, यहाँ पे एक माइक भी रहता है, ठीक है। तो इसको स्लीक टर्मिनल बोलते हैं। वो हर एक MP के सीट पे रहता है। सो जो स्लीक टर्मिनल है, दिस इज बेसिकली यूज टू एक्सेस द पार्लियामेंट्री पेपर्स एंड द डेज एजेंडा। आज का जो एजेंडा है, जो पार्लियामेंट्री पेपर्स है, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस स्लीक टर्मिनल। और ये हर एक MP की सीट पे इंस्टॉल रहता है। अब ये टर्मिनल के अंदर होगा MMD, दैट इज द मल्टीमीडिया डिस्प्ले डिवाइस, जो यहाँ पे लगी है, ये देख, दिस इज द मल्टीमीडिया डिस्प्ले डिवाइस। और इस पूरे टेबल को इसको हम बोलते हैं स्लीक टर्मिनल विद दिस डिवाइस एंड अ माइक। तो अभी न्यू सिस्टम में क्या होगा, न्यू सिस्टम के अंदर दे कैन मार्क देयर अटेंडेंस थ्रू दिस सिस्टम, अपनी सीट पे बैठे बैठे। अभी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? नंबर 1 रीजन इज टू सेव टाइम, बिकॉज लॉबी में खड़े रहेंगे, लाइन वाइज लाइन आएंगे, एक एक करके साइन करेंगे, मार्क करेंगे, इट विल बी, दिस प्रोसेस इज वेरी कम्बर्सम एंड टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली टू सेव टाइम दिस पर्टिकुलर MMD system is introduced. It is to ensure MP do not mark their attendance and leave without attending the session. ये बहुत बड़ा रीजंस है कि भाई MPs आर नॉट टेकिंग देयर सेशन सीरियसली। आपको सोते हुए मिलेंगे, आपको मोबाइल यूज करते हुए मिलेंगे। सो दिस इज, यू कैन ऑल्सो कोट दिस इन दी रिफॉर्म्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर यू कैन एक्चुअली कोट दिस पॉइंट कि MMD सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द अटेंडेंस प्रोसेस ऑफ द MPs so that they are in a position to attend the sessions without fail. Then it is compulsory for MP to mark their attendance to get daily allowances. ठीक है, अब ये भी लेके आ गए हैं कि भाई अटेंडेंस आपको करनी पड़ेगी और आपको डेली अलाउंसेस चाहिए। अगर आप वो MP हो जो बस सिलेक्ट हो गए हो, आप अटेंडेंस मार्क के जा रहे हो, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, देन आपको डेली अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। और आर देयर एनी एक्सेप्शन? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो अटेंडेंस के बिना भी चल जाएंगे? ऑफ कोर्स वी हैव अवर मिनिस्टर्स एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको अटेंडेंस मार्क करना इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मेजरली याद रखना है। अगर स्टेटमेंट आएगा ऑल MPs, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर अटेंडेंस, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज मिनिस्टर इन अ वे इट इज ऑल्सो एन MP, राइट। ये भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट सारे MPs को नहीं, एक्सेप्ट मिनिस्टर्स एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, रेस्ट ऑफ द MPs दे हैव टू मार्क देयर अटेंडेंस. That is something you have to remember from this article. Moving on to topic number 3, that is related to GS paper 3, post flight field studies of the crop seed sent to ISS. लास्ट वीक मैंने ये कवर किया था कि ISS के अंदर शुभांशु शुक्ला ने, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स अंडरटेकन किए थे। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट थे, फंगल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था। तो अब जब ये सीड्स वापस आएंगे अर्थ के ऊपर, इंडिया के अंदर वापस आएंगे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज द IIST, एंड केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज द KAU, ये दो इंस्टीट्यूट जो फर्दर एक्सपेरिमेंट है वो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कैरी ऑन करेंगी, ठीक है। कौन कौन से सीड्स हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया है। कौन कौन से सीड्स है जिसपे एक्सपेरिमेंट किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वापस अर्थ पे लेके आके यहाँ पे इन ऑन लैंड के ऊपर इसको फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रॉपर ग्रोथ वगैरह की जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा। वो कुछ सीड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले ज्योति एंड उमा, ये आपको याद रखना पड़ेगा नाम। ज्योति एंड उमा क्या है? ये है राइस की वैरायटीज। फिर है हमारे पास कनाकमनी, ठीक है, दिस इज अ वैरायटी, दिस इज बेसिकली दी हॉर्स ग्राम, उसका नाम है। Then we have Velavari Vijay, that is the tomato. Tilakathara, जो सेसमे सीड्स होते हैं, उसका नाम इन्होंने दिया है तिलाकथरा। Then we have सूर्या, सूर्या क्या है? एग प्लांट और ब्रिंजल, ठीक है। These are few of the seeds जो कि न्यूज़ में थे और जिस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और इसको वापस इंडिया में लेके आया जा रहा है और इस पे वापस यहाँ पे रिसर्च होगी, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इवन इस पे याद रखना मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है। सूर्या के सामने राइस वैरायटी लिखा होगा, ज्योति और उमा के सामने फॉर एग्जांपल सेसमे सीड्स लिखा होगा। तो ये टेबल आप इसकी भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, ये आपको याद करना है। आराम से 2026 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज द लेटेस्ट करंट अफेयर्स। नाउ मूविंग ऑन, कौन कौन से ये माइक्रोग्रेविटी मैंने को बता दिया।
तो जो माइक्रो ग्रेविटी का जो इफेक्ट पड़ा है इन सीड्स के ऊपर, उनकी ग्रोथ पे या उनके ईल्ड पैरामीटर्स के ऊपर, इसको वापस यहाँ पे लेके आके चेक किया जाएगा. नाउ moving on to topic number 5 related to GS paper 2, that is article 19. article 19 is about freedom of speech and expression. क्या कहता है article 19 देखते हैं. article 19 guarantees 6 freedoms to every citizen. और ये याद रखना, this is only available to citizen, this is not available to aliens or foreigners. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. नाउ अब इस पूरे जो ये 6 राइट्स हैं इनको याद कैसे रखना है. आई हैव ए स्टोरी फॉर यू. उस स्टोरी को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये सबके सब याद हो जाएंगे. ठीक है, ये सबको याद रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, आपके पास बोलने की, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आपके पास राइट है, आपके पास फ्रीडम है. दैट इज आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट. अब मुझे ये बताओ कि आपको बोलने की फ्रीडम है, आपको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, आप तो करोगे क्या इसका. आप असेंबल होगे. ठीक है, आप लोगों को जोड़ोगे, 3-4 लोग आप असेंबल होगे. ठीक है, आप ग्रुप बनाओगे, आप अपनी स्पीच दोगे. दैट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिलेगी. तो जब आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि आप असेंबल होगे. दैट इज़ फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली बट विदाउट आर्म्स. ठीक है, अब आप असेंबल हो गए, आपने लोग बुला लिए, 10-15 लोग असेंबल हो गए, आपने अपनी स्पीच दे दी, अपना एक्सप्रेशन जो था वो एक्सप्रेस कर दिया. अब क्या, अब जब 5-6 लोग जुड़ेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो यूनियन फॉर्म होगी. यू विल फॉर्म अ यूनियन, यू विल फॉर्म एसोसिएशन, यू विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, पहले आप बोलोगे, बोलने की आज़ादी है, फिर आपके पास मिलने की आज़ादी है. अब मिल के करोगे क्या, आप एसोसिएशन बनाओ, आप यूनियन बनाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ. अब मान लो आपने ये सब कर लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, अब सोसाइटी बन गई है, अब करोगे क्या सोसाइटी का. यू विल मूव फ्रीली राइट टू प्रोपोगेट योर आइडियोलॉजी. आपका एक प्रोपोगेंडा होगा, एक एजेंडा होगा, उसको लोगों तक और पहुंचाना होगा. कैसे होगा, जब आपके पास फ्रीडम होगा टू मूव फ्रीली, तभी तो पॉसिबल है. तो दैट इज द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना आप, कनेक्शन बनेगा यहाँ पे. बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, फिर आप असेंबल हो सकते हो. असेंबल होके करोगे क्या, एसोसिएशन बनाओ, एसोसिएशन बन गया, अब क्या करोगे, अब भाई मूव करो फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लोगों को जोड़ो. अब जब आप मूव करोगे तो कहीं ना कहीं तो स्टे करना पड़ेगा ना. दैट इज द फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. और जब आप रिसाइड कर लोगे, सेटल कर लोगे, एसोसिएशन बन गया, सब कुछ हो गया. अब ये बनाया क्यों था, अर्निंग के लिए, कमाने के लिए. तो सेटल होने के बाद क्या करोगे, यू विल हैव ए फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. बिजनेस करो, टीचिंग करो, ठीक है, अपना कोई जॉब करो, कोई धंधा करो, कुछ भी करो. यू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, दिस इज द एनोलॉजी और दिस इज द स्टोरी. इसके थ्रू आप इस पूरे के पूरे 6 राइट्स को याद रख सकते हो और कभी नहीं भूलोगे आप. ठीक है, सबसे पहले आज़ादी मिल गई बोलने की. अब मिलने के बाद फिर तो आपने असेंबली बना ली, असेंबल होने के बाद आपने एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, फिर और आप बढ़ाने के लिए आप उस घूमे पूरे इंडिया में. अब कहीं ना कहीं रुकने की जगह चाहिए, तो यू हैव ए रिसाइड एंड सेटल. अब रुक के करोगे क्या, ऑफकोर्स प्रैक्टिस करोगे, अपना प्रोफेशन, काम करोगे, ट्रेड करोगे, धंधा जमाओगे. सो आर्टिकल में भी यही बात हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि वी हैव दिस फ्रीडम बट देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अटैच टू इट. अब वो कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले वी हैव ए रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भाई ऐसा भी हमारे पास फ्रीडम नहीं है कि हम अपने देश के खिलाफ ही बोल लें. दैट इज दी restriction related to sovereignty and integrity of India. We have a restriction toward the security of a state. अब कोई भी restricted area में आप जा नहीं सकते claiming that कि भाई I have a freedom to move freely throughout the India. अब भाई जहाँ पे restricted area है वहाँ पे आप नहीं जा सकते because of the security of the state. Public order, दंगे फसाद नहीं कर सकते आप, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन. डिसेंसी, मोरालिटी. ठीक है, अब आपके पास फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम को, आपके पास फ्रीडम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का. दैट डजंट मीन कि यू विल बेसिकली ऑब्सिनिटी को आप अपहोल्ड करोगे, आप न्यूडिटी को होल्ड करोगे. ठीक है, दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर डिसेंसी एंड मोरालिटी. आप कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बनाओगे जो गन्स वायलेंस को प्रमोट करता है. सो दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू डिसेंसी एंड मोरालिटी. You have another restriction that is a contempt of court. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट के किसी भी फैसलों को आप रैंडमली पब्लिक प्लेस में जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई क्या फैसला दिया है, बकवास एकदम.
So that will be a contempt of court. Without any proof, without any truth, without any facts and details, आप कोई भी केस को किसी भी सुप्रीम कोर्ट की ऑनगोइंग जजमेंट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो. जो न्यूज़पेपर मीडिया करती है, दैट इज दे आर बेसिकली पासिंग द इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट कमेंटिंग ऑन द इंफॉर्मेशन. दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आप यू कैन एग्री और डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बट दैट इज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन. ना कि ऑनगोइंग जजमेंट में आप अपना कमेंट्री चालू कर दो. दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. देन वी हैव अ डिफेमेशन. डिफेमेशन सबको पता है, काफ़ी फेमस है. आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियन डिफेमेशन केस फाइल करता है. मतलब किसी के खिलाफ आपने पब्लिकली कुछ बोल दिया, भाई फलाना फलाना मंत्री फलाना फलाने काम करता है, वो बकवास है. दैट इज ए डिफेमेशन. विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी राशनल, विदाउट एनी लॉजिक, आपने बस जाके उसको डिफेम कर दिया. देन वी हैव द इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट अपने स्पीच से आप 100 लोगों को उकसा नहीं सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर जगह में जाके तुम वायलेंस करो. दैट इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. इसी बारे में आर्टिकल में बात की गई थी. ठीक है, वैसे ही असेंबली के लिए है, वैसे ही एसोसिएशंस के लिए आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो बेसिकली मैंने सारे के सारे ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आपको समझा दिए हैं. 7 से 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए. प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी यू हैव टू कोट ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे. और डू कमेंट ऑन दिस वीडियो बिलो कि आप किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं. मैं अभी थोड़े दिनों में ही सीसेट के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा, बिकॉज सीसेट एंड करंट अफेयर्स ये 2 एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेजरली दिक्कत करते हैं प्रीलिम्स के अंदर. तो करंट अफेयर्स पे तो अपना रिवीजन सेशन चल रहा है. और कोई सेशन चाहिए आपको, मंथली या वीकली रिवीजन चाहिए, या ये हैंड आउट चाहिए आपको, सो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल. वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. एंड yes, I will see you in the next video. Do comment on this video अगर कोई भी टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.